गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि क्या ऑप्शंस आपके पास है डिप्लोमा करने के बाद। बट बेटा वो तो हो गया एजुकेशन का। बट उसके बाद क्या? डिप्लोमा के बाद आप लोग बीटेक करते हैं। बीटेक के बाद आप लोगों के मन में आता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, किस ऑप्शन में कैसे पहुंचना होता है, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, कहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने होते हैं, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो वो एग्ज़ाम्स कराती है, उन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। अब एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है पीएसयू, जो कि होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये आपका बेसिकली एक गवर्नमेंट की खुद की बनाई हुई कंपनी होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो भागीदारी होती है वो ग्रेटर देन 50% होता है। अब 50% क्या है? ये बेसिकली पीएसयू जितना एक साल में कमाती है उसमें से 50% या उससे ज़्यादा हक गवर्नमेंट का होता है। बाकी पीएसयू अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। तो ये होता है आपका पीएसयू। ये होता गवर्नमेंट जॉब ही है, बट नॉट कंप्लीट। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज। दूसरा आता है आपका ऑटोनोमस बॉडीज। अब ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती है? जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करती है, जैसे आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के जो भी काम्स हैं, आपका नेशनल हाईवे का, एक्सप्रेसवेज का, एक्सेट्रा, ये वाले काम करती है। और इसमें जो भी कमाई या जो भी प्रॉफिट होता है, इट्स ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, विच मीन्स इट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड देयर एम्प्लॉयज। तो इनको आप कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं। NHAI भी होता है, ऐसे ही आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं, जैसे आपको पता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA। तो ऐसे ही कई सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ के बारे में, उनके अंदर आपके सिलेक्शन होते कैसे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर तीसरा आता है आपका स्टेट एई। एई आपको पता है असिस्टेंट इंजीनियर, और AEE आपको पता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब एई और AEE में क्या डिफरेंस है? पे स्केल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स ओनली डिफरेंस इज अबाउट करियर ग्रोथ। बहुत जगहों पे एई से डबल ई मतलब एक्सीएन बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, और कई जगह पे जहाँ पे डायरेक्टली AEE लेते हैं वो 4 to 5 years में प्रमोट हो जाते हैं। हालांकि बहुत स्टेट्स में ये डिफरेंट है, पर नॉर्दर्न स्टेट्स में जनरली आप शुरुआत में एई बनते हैं, और सदर्न स्टेट्स में जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड एक्सेट्रा, वहाँ पर आप डायरेक्टली AEE बनते हैं। फिर आपका आ गया सेंट्रल AEE। और बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेंट्रल AEE बस आप EAC के थ्रू बनते हैं। यस, मोर देन 90% AEEs EAC के थ्रू ही आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। उसके अलावा भी UPSC के कई सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट्स होते हैं, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे वाटरवे, शिपिंग, पोर्ट्स एक्सेट्रा, उसमें आप AEEs बन सकते हैं। उसके बाद पांचवा आपका ऑप्शन आता है TGC का। अब TGC आई नो आप में से कम लोगों ने सुना होगा। इट स्टैंड्स फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये बेसिकली इंडियन आर्मी के आप इंजीनियर बनते हैं। इंडियन आर्मी के आप इंजीनियर बनते हैं। हालांकि ये सारे टाइप के इंजीनियर्स लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की होती है। इसमें आपके बीटेक के परसेंटेज के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है, और उसके बाद आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाने पर आप इंडियन आर्मी के एक गेजेटेड इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों को पता है इसरो, बार्क। इसरो हो गया आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क हो गया आपका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें भी आप साइंटिस्ट के रोल में जाते हैं।
साइंटिस्ट के रोल में। ये साइंटिस्ट बी या सी के स्टार्टिंग से जाते हैं और अराउंड एफ या जी तक आप पहुंचते हैं। इसके भी एंट्रेंस कैसे होती है, करियर ग्रोथ कैसा रहता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद आपका आता है बेटा लेक्चरर। लेक्चरर कहाँ पे? डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आपके जो स्टेट गवर्नमेंट रन होते हैं उसमें आप लेक्चरर बन सकते हैं। इसमें या तो आपकी एलिजिबिलिटी होती है बीटेक या तो होती है आपकी एमटेक। और अधिकतर ये आपका यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में इनका सिलेक्शन होता रहता है। हालांकि बहुत रेगुलर तो नहीं होता है, बट 2-3 साल में एक बार तो इसकी रिक्रूटमेंट ज़रूर आती है। तो मोटे मोटे ये आपके 6 या 7 आपके टोटल ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, जो आप अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप ले सकते हैं। अब आप में से कई बच्चे भी डिप्लोमा कर रहे होंगे। डिप्लोमा के बाद आप लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री के बाद बीटेक करेंगे और बीटेक के बाद आपको ये 7 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इससे बाद मैं पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा जिन बच्चों ने पूसा में या डीडीटी में पॉलिटेक्निक करने के बाद आप लोगों ने सक्सेसफुली बीटेक किया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। एंड आई होप कि और साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीटेक करें और उसके बाद इन 7 में से किसी एक ऑप्शन में अपने हिसाब से फिट हो और एक बढ़िया करियर बनाए। चलिए बेटा, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक शॉर्ट ब्रीफ में बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या रही है। बेटा, डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग करके 2018 में मैं हुआ पास आउट। उसके बाद सबसे पहला मैंने इरकॉन, जो कि एक रेलवे की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उस पर मैंने काम किया, जहाँ पर एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद यूपीएससी के थ्रू मैं लेक्चरर लगा टीटीटी में, जो आप लोग को पता है दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैंने एज अ लेक्चरर 3 साल तक काम किया, पूसा कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद बेटा मैंने एज एन असिस्टेंट इंजीनियर यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम कराती है स्टेट लेवल का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काम किया और उसके पश्चात बेटा ईएसी 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिससे अभी मैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जिसका कैडर का नाम है इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, उसमें एज एन AEE में अभी कार्यरत हूँ। तो बेटा तो आप देख रहे हैं जैसे 7 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। इसलिए मेरे को ये इम्पोर्टेंस समझ में आया कि मेरे स्टूडेंट्स को भी, मेरे व्यूअर्स को भी ये पता होना चाहिए कि किस ऑप्शंस में क्या क्या तरीके के हर्डल्स हैं, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, किस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती है, ताकि वो भी अपने अनुसार एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर पाए। चलिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं चेकलिस्ट, मतलब क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि उन 7 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप सही से सेलेक्ट कर पाए। सबसे पहला है बेटा करियर ग्रोथ, मतलब स्टार्ट आप किस पोजीशन में कर रहे हैं और एंड आप किस पोजीशन पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर AE असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे आ रहे हैं और आप ख़त्म हो रहे हैं चीफ इंजीनियर के लेवल पे, तो बेटा कितना साल आपको लग रहा है पहुंचने में, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उससे आप समझ पाए कि करियर ग्रोथ कितना फास्ट या कितना स्लो है। उसके बाद होता है बेटा अलाइनमेंट विद इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट कैसा है। क्या आपको ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है,
सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, या फिर आपको एक ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पर आप एक टीम का हिस्सा हैं। जैसे जनरली प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लीडरशिप का जो रोल होता है वो एक कैंडिडेट को शुरुआत के 4-5 साल में ही मिल जाता है। बट फॉर एग्जांपल पीएसयूज में आप एक टीम का हिस्सा होते हैं और लीडर बनते बनते आपको लगता है अराउंड 8 to 10 years। कई लोगों को ये सिनेरियो पसंद है क्योंकि इसमें आपके पास 8 से 10 साल हैं अपने डिपार्टमेंट को समझने का, अपने वर्किंग को समझने का, और उसके बाद आप एक लीडर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। कई लोगों को ये वाला सिनेरियो पसंद है जहाँ पर शुरुआती साल से ही आपको लीडरशिप रोल दे दिया जाता है, एक सब डिवीजन के हेड हो जाते हैं आप। सब डिवीजन आपने सुना होगा, स्टेट्स में आपने सुना होगा, इसमें होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, जहाँ पर एक सब डिवीजन में आप उस सब डिवीजन के हेड होते हैं। उसमें आपके अंडर या तो बिल्डिंग्स होते हैं, या तो रोड्स होते हैं, या तो रेल ट्रैक्स होते हैं, जैसे आपका आईआरएमएस में होता है। ठीक है, तो उसमें आप शुरुआत से ही एक लीडर होते हो। तो कई लोगों को ये वाला सिनेरियो पसंद है और कई लोगों को ये वाला सिनेरियो पसंद है। तो वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को अलाइन करते हुए आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद होता है पे स्ट्रक्चर, कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, सैलरी की ग्रोथ कितनी फास्ट है, और प्रमोशन जितने फास्ट होंगे उतना ही तेज आपके सैलरी में ग्रोथ होगा, इजाफा होगा। फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन कैसे मिल रहा है, क्या एक टाउनशिप है या फिर आपको एकोमोडेशन खुद देखना है, ऑफिस स्पेस कैसा मिल रहा है आपको, अगर आप साइट में हैं तो क्या साइट व्हीकल्स का प्रोविज़न है, क्या आपके अंदर अंडर जॉब अंडर आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो आपकी फैसिलिटीज़ होते हैं। पर्क्स, पर्क्स गवर्नमेंट में, जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो प्योरली बहुत पर्क्स नहीं होते हैं, बट पीएसयूज में आपको जैसे लैपटॉप का पर्क मिलता है, गवर्नमेंट में ही मिलता है बेटा, बट इट इज़ सेलेक्टिव बेसिस, मतलब नॉट एवरीवन गेट्स लैपटॉप, इट्स अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर एलिजिबल फॉर लैपटॉप। लैपटॉप हो गया आपका, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, पीआरपी हो गया। पीआरपी होता है बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पर्क। अभी बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स बेसिकली जैसे आपका पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे आर बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज। तो जो वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करते हैं एक साल में, उस नेट प्रॉफिट को वो एम्प्लॉयज़ में भी उसका कुछ हिस्सा एज अ बोनस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीआरपी। फिर आपका करियर ग्रोथ, जो मैंने पहले ही बात कर लिया, ये पॉइंट वो रिपीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ माने बेटा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके पास होता है CGHS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट में बेटा तो होता है आपका RGHS, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, DGHS दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यूके में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। तो ये बेसिकली आपको कम दाम पे आप अपना इलाज करा सकते हैं, या फिर एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना इलाज करा सकते हैं, बट दीज आर जनरली रीएम्बर्समेंट बेसिस, मतलब आपको पहले अपना खर्च करना है, उसके बाद आपको बिल्स पुट अप होके वो हो जाएंगे रीइम्बर्स। बेटा ये तो हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हालत। दूसरा है बेटा पीएसयूज। पीएसयूज में जनरली आपका कैशलेस सर्विस होती है। कैशलेस सर्विस माने बेटा, कैशलेस में क्या होता है, आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाके एडमिट हो जाइए, उसके बाद सारा खर्चा, सारा एक्सपेंसेस आपका पीएसयू देखेगा। तो बहुत लोगों को पीएसयू का ये वाली जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली बेटा कैशलेस सर्विस इज प्रॉबेबली बेटर देन रीइंबर्समेंट लाइक सर्विस जो आपको गवर्नमेंट में मिलती है। फिर होता है सेल्फ एंड फैमिली। अब फैमिली में बेटा आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके वाइफ आते हैं, और आपके चिल्ड्रन आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं, फॉर एग्जांपल IOCL हो गया, आपका NPCIL हो गया, ONGC हो गया, इनके मेडिकल सिस्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नो डाउट वर्किंग कंडीशंस थोड़े टफ हैं, बट हेल्थ फैसिलिटीज़ इज टॉप नॉच।
उसके बाद एकोमोडेशन, मतलब जैसे आपका एकोमोडेशन है, जैसे आप EIL में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ पे आपको एकोमोडेशन बड़े शहरों में उनके खुद के टाउनशिप्स होते हैं, बट छोटे शहरों में साइट लोकेशंस में वो कैसे अकोमोडेशन आपको दे रहे हैं, क्या आप वो रीइंबर्समेंट बेसिस पे हैं या उनकी खुद की अकोमोडेशन है, दैट यू हैव टू सी। क्योंकि बेटा देखो, हार्ड ट्रूथ ये है कि सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं बेटा, उनके इनिशियल 8 to 10 years बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप बड़े शहरों में रहेंगे। आप Tier 2 या 3 या Tier 4 सिटीज़ में रहेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बेटा वहीं पे हो रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत डिपेंड कर जाता है कि एकोमोडेशन सपोर्ट कैसा है, चाहे वो कंपनी का हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो। उसके बाद बेटा पोस्टिंग लोकेशंस, बेटा बहुत लोगों को घर के पास रहने का आदत होता है, तो स्टेट AE में अगर आप यूपी के हैं और आप पोस्टिंग लोकेशन घर के पास जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेफर करें स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का। तो पोस्टिंग लोकेशंस के हिसाब से भी बहुत डिपार्टमेंट्स में प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेटा ये आपका वो चेकलिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बेटा ऐसा होता है कि इस चेकलिस्ट में से कोई एक एस्पेक्ट को आप देखकर कोई डिसीजन मेक कर लेते हैं, बट उसके बाद आपको लगता है कि करियर ग्रोथ के हिसाब से चूज कर लिया, बट अलाइनमेंट विद माई इंटरेस्ट नहीं है। अलाइनमेंट विद योर इंटरेस्ट तो हो गया, बट कहीं जाके आपको आगे करियर ग्रोथ उसमें दिख नहीं रहा होता। तो बेटा इन 5 पॉइंट्स को आपको बैलेंस करके आपको एक डिसीजन मेक करना है। बाकी इन पॉइंट्स को ही मैं डिस्कस करूंगा आगे जाकर आपके हर एक ऑप्शन में, ठीक है। तो बेटा पहला हो गया आपका PSU। PSU मैंने कहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आपका गवर्नमेंट की एक कंपनी होती है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, और उसमें से गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो मोर देन 50% होता है, ठीक है। अब एंट्रेंस बेटा आपका होता है गेट से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्निकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको पता है हर साल गेट का एग्ज़ाम होता है। गेट का एग्ज़ाम बेटा आपका IITs कराती है, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, कई सारे IITs हैं हमारे इंडिया में। तो उनमें से कोई एक IIT हर साल गेट का एग्ज़ाम कराती है। तो गेट बेटा आपका 100 मार्क का होता है, आपको पता ही है। उसमें से 75 to 85 जनरली एक अच्छा स्कोर होता है, और उसमें जनरली आपको PSUs मिल जाते हैं। कुछ अच्छे PSUs जैसे ONGC या ऑटोनोमस बॉडी जैसे NHAI, ये बेसिकली अंडर 20 रैंक पे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि बड़े बड़े अच्छे PSUs जो हैं या ऑटोनोमस बॉडीज़ जो हैं जो गेट से लेते हैं, उसमें आपको स्कोर भी अच्छा खासा करना होता है। और कुछ PSUs का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड। ये बेटा कभी गेट से लेती है या कभी अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी लेती है। इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी गेट के तर्ज पे ही बनता है। तो आपके गेट के और ESE के PYQs अगर आप करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी गेट या PSUs के खुद के एग्ज़ाम्स की हो जाएंगी। एक और PSU है बेटा सतलज विद्युत जल निगम, जो बेसिकली UK और HP में काम करती है, जो डैम्स का काम करते हैं। तो ये भी खुद का एग्ज़ाम कराते हैं बेटा। अब गुड PSUs के बारे में अगर देखा जाए तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड रेम्यूनरेशन में पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पोस्टिंग लोकेशंस माइंस के पास है तो थोड़ा सा टफ है। ONGC बेटा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये बेसिकली बेटा इनका काम ज़्यादातर ऑफ शोर में रहता है। ऑफ शोर मतलब जैसे ये आपका समंदर है, तो आपका समंदर बीच है और ये आपके ओशन है, तो ओशन में इनका ऑफ शोर ड्रिलिंग का काम रहता है बेटा। ऑफ शोर ड्रिलिंग का काम रहता है जहाँ से ये नेचुरल गैस लेते हैं। तो वहाँ पर भी इनके जो भी ऑफ शोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा काम रहता है। तो ONGC भी एक अच्छी PSU है और इनका पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है।
वैसे ही हो गया बेटा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आप लोग को पता है बेटा, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल जनरेशन का काम करती है। तो वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा काम होता है बेटा। ट्रांसफॉर्मर्स, उनके फाउंडेशंस, बड़े बड़े आपने इलेक्ट्रिकल टावर्स देखे हैं, उनके फाउंडेशंस, उनको बनाने का काम पावर ग्रिड में होता है बेटा। फिर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसमें ही बेटा थर्मल पावर जनरेशन एनटीपीसी करती है। उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का सपोर्ट रोल रहता है। वहाँ पर भी इंफ्रा सपोर्ट, जो उनके थर्मल प्लांट्स हैं उसको सिविल इंजीनियर्स देते हैं बेटा। फिर हो गया बेटा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ये अधिकतर बेटा डैम्स का काम करती है। डैम्स डैम्स का कंस्ट्रक्शन, उनका ऑपरेशन, मेंटेनेंस सारा एनएचपीसी करती है बेटा। उसके बाद आपका हो गया बेटा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बेटा बेसिकली गुड़गांव बेस्ड पीएसयू है, जो ऑल ओवर इंडिया गैस पाइपलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका काम ईआईएल को रहता है। फिर बेटा एनबीसीसी, एज एनबीसीसी का तो नाम बहुत लोगों ने देखा होगा बेटा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करती है। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं, सरोजनी नगर, किदवई नगर एक्सेट्रा, वहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो एनबीसीसी कर रही है बेटा। फिर आता है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये और इरकॉन और डीएफसीसीआईएल, ये तीनों बेटा आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आते हैं। और रेलवेज के अधिकतर काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि रेलवेज आजकल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भी काम करा रही है। तो अधिकतर काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये लोग करते हैं, चाहे वो रेल ट्रैक लेइंग हो, ब्रिजेस बनाना हो, स्टेशन का रिडेवलपमेंट हो, काफ़ी काम आरवीएनएल, इरकॉम और डीएफसीसीआईएल कर रही है बेटा। उसके बाद बेटा पे स्ट्रक्चर बेसिकली इनका जनरली आपका 50 से 60,000 आपका बेसिक होता है बेटा। उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है बेटा, और कैफेटेरिया अप्रोच से आपको अराउंड 30 to 35% एडिशनल पर्क्स मिलते हैं बेटा। उसके बाद बाकी चीज़ें वो हाईली डिपेंड करती है कि आप किस पीएसयू में हैं। जैसे कई सारे पीएसयू में हर 2 से 3 साल में आपको मोबाइल, लैपटॉप के लिए एडिशनल पैसा मिलता है खरीदने के लिए। तो ये हो गया आपका बेटा पे स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको देखना है, जैसे आपके बड़े पीएसयूज जो होते हैं, ओएनजीसी, ईआईएल, पावर ग्रिड, इन सब में काफ़ी अच्छे पे स्ट्रक्चर भी होते हैं और मोबाइल लैपटॉप के अलाउंस और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आगे आपको बेटा फैसिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि अकोमोडेशन कैसा मिलता है, घर कैसा मिलता है, ऑफिस स्पेस कैसा मिलता है, साइट है तो साइट के लिए व्हीकल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आपको क्या क्या सपोर्ट एज एन एम्प्लॉई जो आपको चाहिए, आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। और ये चीज़ें बेटा काफ़ी ज़्यादा पीएसयू स्पेसिफिक है। जैसे आपके समझ लीजिए आपके गेट में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके 4-5 पीएसयूज में सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आपको ये चीज़ें कंपेयर करनी होगी कि फैसिलिटीज़ किस में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, लोकेशंस आपके लिए फेवरेबल आपको कहाँ मिल रहे हैं। पर्क्स बेटा जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, पीआरपी, पे रिलेटेड पर्क, जितना ज़्यादा आपकी पीएसयू जिसमें आप काम कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा एक साल में कमाएगी उतना ही ज़्यादा आपका बोनस होगा। तो वो हो गया बेटा पर्क्स। करियर ग्रोथ, जैसे जनरली आप एक इंजीनियर ट्रेनी ईटी के नाम से पीएसयू में घुसते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डेप्टी जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और ईडी, ये जनरली आपका प्रमोशन सिनेरियो रहता है। तो इसमें जनरली आप हर स्टेज को 3 to 4 या 5 ईयर्स में आप अटेन कर जाते हो। सीजीएम और ईडी बेटा ये काफ़ी डिसीजन मेकिंग वाले पोजीशंस होते हैं, तो यहाँ पर तक तो हर कोई नहीं पहुँच पाता है, पर जनरली हर पीएसयू में जीएम तक तो बंदा प्रमोट हो ही जाता है। और जीएम अगर आप जानना चाहें तो जीएम आपका स्टेट में एसई या फिर चीफ के लेवल का होता है। तो आप समझ सकते हैं बेटा जीएम कितना बड़ा पोजीशन है। तो ये बेटा पीएसयूज में आपका प्रमोशन सिनेरियो होता है। उसके बाद बेटा आपने कई बार सुना होगा
मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना। बेटा ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आपका जो पर्टिकुलर पीएसयू है वो कितना एक साल में कमा रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सबसे लो कैटेगरी होता है मिनी रत्ना जो सबसे कम कमाती है, फिर होता है नवरत्ना, फिर होता है महारत्ना। जैसे आपका इसमें CIL, ONGC, पावर ग्रिड, ये आपके महारत्नास है। EIL, इरकॉन, RVNL, NHPC, NTPC, NTPC महारत्ना है बेटा। ये आपके नवरत्नास है। तो बेटा ऐसे आपके कैटेगरीज होते हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे, जितना बड़ा पीएसयू में आप जाएंगे उतना ही अच्छा आपका पे स्ट्रक्चर होगा, उतना ही फास्ट आपके प्रमोशंस होंगे और उतने ही अच्छे आपके पर्क्स होंगे। बट क्या लोकेशन अच्छे हैं, क्या एकोमोडेशन आपको अच्छा मिल रहा है, वो बेटा आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा जब आपके सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर पीएसयू में होंगे। तो मोटा मोटा बेटा यही 5 चीज़ें आपको देखनी होती हैं और ये मैंने आपको पीएसयू के बारे में एक्सप्लेन किया। अब बेटा पीएसयू में आप उसको प्लस माने या आप उसको माइनस माने, वो आपके ऊपर है। बेटा पीएसयू में स्टार्टिंग से आपको लीडरशिप रोल्स बहुत कम देखने को मिलता है, वेरी लेस। आप एक टीम के हिस्सा होते हैं जिसमें सबसे जूनियर मोस्ट रोल आपका होता है। तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपकी टीम में एक जॉइंट जनरल मैनेजर या DGM होगा जिसका 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। तो ही विल बी द वन हु इज मेकिंग डिसीजन फॉर योर टीम। तो इसमें अब प्लस क्या है? प्लस ये है कि बेटा एज अ न्यू एम्प्लॉय आपको बहुत कम पता है अपने कंपनी के बारे में, अपने पीएसयू के बारे में या अपने वर्किंग के बारे में। तो ऑब्वियसली यू हैव अ वेल डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस अपना काम करना है और उसको अच्छे से एफिशिएंट तरीके से करना है। बाकी डिसीजन मेकिंग का काम आपके लिए कोई ऑलरेडी ऊपर कर रहा है। अब माइनस क्या है बेटा? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अफसरशाही बोलते हैं चीज़ को, कि शुरुआत से ही बहुत बड़ा रोल मिल जाना, एक सब डिवीजन का आपको हेड बना दिया जाना, वो चीज़ आपका पीएसयूज में नहीं होता है। तो आपको देखना है कि आपको ये वाली चीज़ प्लस लग रही है या माइनस लग रही है, ठीक है। तो ये आपका एक पीएसयू का डिसीजन मेकिंग चीज़ है जो आपको खुद सोचना है कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। पीएसयू में नो डाउट लीडरशिप रोल मिलते हैं, बट वो 8 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो कि जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस बॉडीज में होता क्या है, इनमें पर्क्स और फैसिलिटीज जो होते हैं वो पीएसयूज की तरह बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, एकोमोडेशन के लिए सपोर्ट हो या पर्क्स हो, वो आपको पीएसयू की तरह मिलता है। बट जब बात आती है जॉब सिक्योरिटी की या स्टेटस की, तो स्टेटस बेटा इनका कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस होता है। पीएसयू में बेटा आप एक गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो यस गवर्नमेंट जॉब आप उसको बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब। ऑटोनोमस बॉडी में पर्क्स और फैसिलिटीज आपको पीएसयू जैसा मिलता है और स्टेटस या जॉब सिक्योरिटी आपको कंप्लीटली एक गवर्नमेंट जॉब से मिलती है, ठीक है। तो ऑटोनोमस बॉडी आप समझ लीजिए कि प्योरली गवर्नमेंट जॉब और पीएसयू के मिक्स को ऑटोनोमस बॉडीज बोलते हैं। अब ऑटोनोमस बॉडीज में कौन से बॉडीज आते हैं बेटा? NHAI आता है बेटा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आता है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के डेवलपमेंट अथॉरिटीज आते हैं बेटा, एक ब्रह्मपुत्र बोर्ड भी है बेटा, जो ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर है और उसके अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डैम्स, बराज एक्सेट्रा, उनका रख रखाव, उनकी प्लानिंग करते हैं बेटा। तो ये आपके ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, डायरेक्टली अंडर अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माने NHAI बेटा डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आते हैं। DDA बेटा, DDA
डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता होगा CPWD भी आता है। उसके बाद बेटा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बेटा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही एक मिनिस्ट्री के ये बेसिकली होते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो बेसिकली एक डेजिग्नेटेड काम के लिए बने हुए हैं। जैसे NHAI है बेटा, NHAI बेटा हाईवे एंड एक्सप्रेसवेज को बनाना, उनका मेंटेन करना, उनका टोल कलेक्शन के लिए बेटा आपका बना है NHAI। DDA बना है बेटा आपका दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट फ्लैट्स बनते हैं, DDA के अथॉरिटी के फ्लैट्स बनते हैं, उनको बनाना, उनको मेंटेन करना। DDA के बेटे पार्क्स भी होते हैं, DDA बहुत जगह पे बेटा लेक्स वगैरह भी डेवलप करते हैं, तो वो भी होता है बेटा। आपने एक सुना होगा DJB, दिल्ली जल बोर्ड का बेटा, जिसका सिलेक्शन आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, उसमें भी आप AE और JE बनते हैं। तो उनका भी वो भी बेटा इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट वर्क करती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, और इनका काम बेटा आपका वाटर सप्लाई और वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट इसका होता है बेटा। ऐसे ही आपका MCD भी होता है बेटा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी बेटा ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडीज बेटा बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट करती है। जैसे NHAI बेटा गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये टोल कलेक्ट करती है। DDA बेटा गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपके रेंट एंड अलाइड चार्जेस DDA चार्ज करती है फ्लैट्स के ऊपर। MCD आपका बेटा गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर MCD के टैक्स होते हैं बेटा, पार्किंग टैक्स होते हैं, रेंट होता है डिफरेंट शॉप्स का, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं। DSSB से अब DJB में जाते हैं। जल बोर्ड में आपको पता है बेटा, आप पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी का बिल आता है, तो वो दिल्ली जल बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ देम दे कलेक्ट रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू को ये लोग अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करती हैं। तो बेटा ये आपका ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं। अब ऑटोनोमस बॉडी और PSU में क्या डिफरेंस है बेटा? PSU बेसिकली इतना कमाती है बेटा, उसमें से 50% या उससे ज़्यादा उसको गवर्नमेंट को देना होता है। ऑटोनोमस बॉडी इस चीज़ को लेके बाध्य नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी बेटा जितना कमाती है इट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो अपने डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस और अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए उनके पास उस पूरे पैसे पे हक होता है जो वो एक साल में कमाती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस बॉडीज एंड PSUs. PSU is a government company beta. Autonomous body are basically SPVs. They are SPVs, special purpose vehicle of the government. ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑटोनोमस बॉडी हो गया। अब बेटा ऑटोनोमस बॉडीज में एंट्रेंस कैसे होता है बेटा? गेट से आपका NHAI में होता है बेटा। DDA पहले होता था बेटा, बट अब DDA भी आपको पता है बेटा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट से लेते हैं। आपको पता है बेटा एक प्रतिभा सेतु एक पोर्टल है, प्रतिभा सेतु एक पोर्टल है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का लिस्ट होता है बेटा। उस लिस्ट से DDA, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड और भी गवर्नमेंट बॉडीज रिक्रूटमेंट करती है। तो अभी फिलहाल DDA ने EAC 2024 से काफ़ी नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है। किस स्टेट पे बेटा? AEE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोजीशन पे। तो ये बेटा DDA का हो गया। ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेटा, खुद कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज अपना खुद का एग्जाम भी कराती है बेटा, और दिल्ली जल बोर्ड जैसे आपको पता है DSSB से लेती है बेटा, MCD भी DSSB से लेती है। तो बेसिकली ये इनका खुद का एग्जाम हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का एग्जाम हो गया, जो वो ऑटोनोमस बॉडीज में गवर्नमेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए करती है बेटा। UPSC जैसे मैंने बताया बेटा, UPSC EAC से लेते हैं बेटा। बहुत रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होते हैं बेटा। उस रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू भी ऑटोनोमस बॉडी में आपका सिलेक्शन होता है। अब अच्छे ऑटोनोमस बॉडीज कौन से हैं बेटा? NHAI, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बेटा, DJB एंड MCD भी अच्छा है बेटा,
बट थोड़ा स्ट्रेस रहता है क्योंकि उसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो 24/7 जैसा जॉब है बेटा, तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस उतना बेहतर नहीं हो पाता है, और जो एनएचआई में भी नहीं होता है। बट एनएचआई में आपका क्या है कि आपका एनएचआई का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए एनएचआई, जो कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी एनएचआई में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है। डीडीए आप लोग को पता ही है क्या है। फिर आपका आ गया ब्रह्मपुत्रा बोर्ड। अब पे स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, पर्क्स, करियर ग्रोथ, ये बेटा लगभग लगभग आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उन जैसा ही होता है, प्लस पीएसयू के काफ़ी पर्क्स यहाँ पे आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप का, एकोमोडेशन का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, एक्सेट्रा। तो इनके कई सारे इनके कई सारे फैसिलिटीज़ आपके पीएसयू में आपको ऑटोनमस बॉडी में दिख जाएंगे। डिफरेंस फ्रॉम पीएसयू मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, जॉब सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट बॉडी है। और बेटा आपका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो मैंने बताया था आपको पहले, वो। तो ये दो अधिकतर आपका डिफरेंस है, और बेसिकली ये आपका एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है। तो ये आपका बेसिकली ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में है। आपको जैसे पर्क्स के बारे में अगर मैं एनएचआई का बताऊं, एनएचआई में बेटा आपको दिल्ली जैसे सिटी में अबाउट 50,000 का लीस्ट एकोमोडेशन मिलता है, जो कि फ़िलहाल किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका एचआरए होता है, जो कि आपका होता है 10, 20 एंड 30% ऑफ बेसिक। किसी में भी आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बट दिस इज़ वन थिंग विच इज़ डिफरेंट इन एनएचआई। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो ऑटोनोमस बॉडी में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग होते हैं। तो दिस इज़ वन डिफरेंस जो ऑटोनोमस बॉडी में आपको दिख जाएगा इन कंपैरिजन टू प्योरली गवर्नमेंट बॉडीज। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एईज के बारे में। अब यूटी आप सबको पता है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आपको पता है कौन से हैं बेटा, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है बेटा, पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव है, एक्सेट्रा। तो ये आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरीज में भी एईज का पोजीशन होता है, जो जनरली यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होता है। अब आप बोलोगे सर कि रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है? रिक्रूटमेंट टेस्ट बेटा आप गूगल कीजिएगा, यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसमें इनका अलग से एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको इस वक्त रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी कौन से हो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उसमें अधिकतर आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर या एडब्ल्यूज के लेवल का, या फिर यूटीज में आपका एडब्ल्यूज, जैसे आपका दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, इनमें जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके जो एईज होते हैं वो ज़्यादातर आपके यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है बेटा, हरियाणा हो गया, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पर आपके असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के खुद के पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आरपीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, यूके पीएससी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये एईज का एग्ज़ाम कराते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं होते हैं बेटा, ये समझ लीजिए 2 to 3 ईयर्स में एक बार होते हैं। जैसे आपका ईएसी हर साल होता है, वैसे ये हर साल नहीं होते हैं, ये 2 to 3 ईयर्स में एक बार होते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट एईज में आपका कैसा सिस्टम रहता है वो अभी समझेंगे। सबसे पहली बात तो बेटा ये डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे यूपी पीडब्ल्यूडी,
ये डायरेक्टली बेटा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों ये स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं। उसके बाद बेटा इनका एंट्रेंस कैसे होता है। अब आप देखेंगे गेट। अब जैसे यूपी का एक डिपार्टमेंट है जो यूपी पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, जो ब्रिजेस का काम करती है, यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब वो बेटा गेट से एंट्रेंस कराती है, गेट से या ईएसी से वो एईस को भर्ती करते हैं। खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है बेटा, जैसे मैंने बताया था यूपी पीएससी का एई का एग्जाम होता है, 2019 में हुआ था, 21 में हुआ था बेटा, और 2024 में अभी हो रहा है। फिर बेटा आरपीएससी एई का भी 2018 में एक बार हुआ था बेटा, और अभी 2022 का चल रहा है। यूके पीएससी का बेटा 2021 में लास्ट हुआ था बेटा। एमपी पीएससी का, एमपी पीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट सर्विस है जो हर 2-3 साल में एक बार तो कराती है। अभी 2025 का इन प्रोसेस है बेटा। बिहार का भी बेटा पीपीएससी का भी 2024 का अभी इन प्रोग्रेस है बेटा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में एईस भर्ती के लिए एग्ज़ाम कराते रहते हैं। अभी बेटा हरियाणा का रिसेंटली 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो अब डिपार्टमेंट्स कौन से रहते हैं बेटा। पीडब्ल्यूडी होता है बेटा, इरिगेशन होता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट होता है बेटा, रूरल रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है बेटा। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के भर्ती करते हैं। उसके बाद कौन से स्टेट्स बेटा अच्छे हैं। आपका यूपी वैकेंसीज भी काफ़ी आती हैं, डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं बेटा। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड बेटा थोड़ा पोस्टिंग लोकेशन का प्रॉब्लम है, वरना डिपार्टमेंट्स तो अच्छे हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र के भी बेटा बहुत अच्छे आते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में बेटा आपको एक मराठी लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। बाकी मराठी लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है भर्ती के 2 साल बाद तक बेटा, वरना एंट्रेंस उनका अच्छा होता है बेटा। फिर चंडीगढ़ में बेटा यूपीएससी के थ्रू होता है, यूपीएससी का रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है बेटा। अब चंडीगढ़ में आपका पीडब्ल्यूडी भी है बेटा, हाउसिंग बोर्ड भी है। हाउसिंग बोर्ड खुद एग्ज़ाम कराती है, बट पीडब्ल्यूडी यूपीएससी के थ्रू लेती है बेटा। हरियाणा और एक बेटा गुजरात भी है। गुजरात में प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक गुजराती लैंग्वेज पेपर भी होता है जो एंट्रेंस के समय ही आपको क्लियर करना होता है, तो वो एक छोटी प्रॉब्लम है, वरना गुजरात भी काफ़ी अच्छा स्टेट है बेटा आपका एज एन एई काम करने के लिए। बेटा पे स्ट्रक्चर बेसिकली बेटा आपका एक होता है बेसिक पे प्लस आपका एक होता है डीए। समझ लीजिए जैसे आपका बेसिक पे अभी है 56,100 और आपका डीए अभी चल रहा है 60%, तो आपकी सैलरी बेटा हो गई 56,100 इंटू 1.6, ये आपकी बेटा सैलरी हो गई। बाकी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। राजस्थान में बेटा आपका है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, वो अलग चीज़ है बेटा, बट अधिकतर आपको ये न्यू पेंशन स्कीम ही मिलेगा हर जगह। तो वो एक एडिशनल आपको मिलता है जो कि 14% ऑफ योर बेसिक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। बाकी बेटा एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये हाईली सब्जेक्टिव है। बहुत जगहों पे बेटा एचआरए मिलता है, बहुत जगहों पे एचआरए काफ़ी कम मिलता है, तो ये आपका स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अधिकतर स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है बेटा, आपका सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। और किसी स्टेट में अगर मिलता होगा तो उतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा जो मैंने देखे हैं वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। एचआरए बेटा आपको ज़्यादा जगहों पे या तो लमसम मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ सिटी यू आर पोस्टेड इन, या फिर बेसिक पे का 10 to 20% आपको एज एन हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। यही बड़ा तब जब आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिला हुआ है तभी आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पे स्ट्रक्चर। फैसिलिटीज़ बेटा मैंने बताया था आपको बेटा,
एकोमोडेशन, हेल्थ। ये ही मोटे मोटे दो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको स्टेट गवर्नमेंट एंड प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मिलते हैं। इससे अतिरिक्त बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, बट 90% डिपार्टमेंट्स में आपको एकोमोडेशन एंड हेल्थ के सिवा और कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। पर्क्स बेटा, जनरली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पर्क्स ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको लैपटॉप और मोबाइल का अलाउंस मिलता है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज ये सबको नहीं मिलता है हर लेवल पे। जैसे लेवल 10 हो गया, लेवल 10 आपका ये होता है बेटा जिसमें आपका बेसिक पे 56,100 होता है। तो लेवल 10 के एम्प्लॉयज़ का कुछ प्रपोर्शन आपको इसमें मिलेगा। करियर ग्रोथ बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर ग्रोथ आपका डिपेंड करता है कि आपका AE, EE, SE और चीफ लेवल पे कितने पोस्ट हैं। समझ लीजिए आपके AE पे 100 हैं, EE आपके समझ लीजिए 150 हैं, SE आपके 50 हैं और चीफ आपके 25 हैं। तो अगर 100 AEs भर्ती होते हैं और वो सब एक ही एज के हैं, तो ऑब्वियसली उसमें से 25 लोग ही चीफ बन पाएंगे और 75 लोग ही SE बन पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत माइंड में होना चाहिए जब भी कोई आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का बेटा एक होता है रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें हर लेवल पे कितनी वैकेंसीज है वो लिखी होती है। वो चाहे आपका PSU हो, चाहे ऑटोनॉमस बॉडी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बॉडी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी हो, सबका बेटा एक आपका रिक्रूटमेंट रूल होता है, जिसको आपको पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रमोशंस कितने फास्ट या कितने स्लो होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको देखना है बेटा, रिक्रूटमेंट रूल उस डिपार्टमेंट का पक्का देखना है, ताकि आपको पता लग पाए कि आपका करियर कहाँ पर एंड करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की, जिसमें हमने जाना कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, उनका एंट्रेंस किस तरीके का होता है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, और पे स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, वर्क्स, करियर ग्रोथ क्या है। अब देखिए बेटा, गुड स्टेट एज, अब ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने पार्शियलिटी में सिर्फ नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट्स बताया। ऐसा नहीं है बेटा, सदर्न स्टेट्स में भी आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, इनके भी बेटा एईज एंड AEEs का एग्जामिनेशन होता है बेटा, और उसमें आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आपको वहाँ पे आ सकता है, इसलिए मैंने उन स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया था। हाँ, तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने ज़्यादातर पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब बेटा हम चलते हैं प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। वहाँ पर हम बात करेंगे कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मुकाबले आपको क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अब ये तो हमको पता है बेटा, डायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं। इनका एंट्रेंस जनरली आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो UPSC कराती है उसके थ्रू होता है, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट। बेटा ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो कि ESE से नहीं बल्कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से UPSC को अपना वैकेंसी स्टेटमेंट भेजती है, और UPSC उनके लिए अलग से रिक्रूटमेंट टेस्ट कराती है। उसके बाद बेटा अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेबसाइट क्या है और उसमें किस किस तरीके के वैकेंसीज आते हैं। अब जैसे बेटा
आप सर्च मारेंगे एक यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट्स, ठीक है बेटा। इसमें आप देखेंगे यूपीएससी online.nic.in, यहाँ पर आपका यहाँ पे आपका बेटा रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर आप वेरियस एग्जामिनेशन नोटिसेस देख सकते हैं। जैसे ये आपका वो एग्ज़ाम है जो यूपीएससी हर साल कराती है, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन एंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका होता है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, ये है रिक्रूटमेंट नोटिसेस जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट भी, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए होता है बेटा। अब देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं बेटा 15 नंबर पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें आप अगर इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखेंगे, ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल लाइट हाउस एंड लाइट शिप, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड मोटरवेज में। तो ये बेसिकली वो मिनिस्ट्रीज है बेटा जो रिक्वायरमेंट बेसिस पे यूपीएससी को अपने एग्ज़ाम कराने का रिक्वायरमेंट भेजती है और यूपीएससी उनके बिहाफ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट कराती है, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल आपका देखा रिक्रूटमेंट टेस्ट का, जो यूपीएससी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या यूटीज के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराती है। फिर गुड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बेटा, आईआरएमएस सबको पता होगा बेटा, इसको पहले आईआरएससी बोलते थे, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, अब इसको बना दिया है बेटा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। उसके बेटा सीईएस एंड सीईएस रोड्स, ये बेसिकली सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज बेटा। अब सीईएस बेटा, ये सीईएस है सीपीडब्ल्यूडी, सीएस रोड्स है बेटा नॉर्थ, ठीक है बेटा। तो ये अच्छे सर्विसेज है। आईडीएससी जिसमें मैं खुद हूँ अभी, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, जो कि एमईएस के अंडर आती है बेटा। वो बेटा एक डिपार्टमेंट है आपकी सीडब्ल्यूसी, सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी अच्छे डिपार्टमेंट्स है बेटा, बट इसमें फील्ड वर्क कम रहता है बेटा और कैलकुलेटिव वर्क ज़्यादा रहता है, एनालिसिस वर्क ज़्यादा रहते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया बेटा फील्ड वर्क होता है, बट इट्स नॉट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन, इट्स बेसिकली आपके जो सर्वे मैप्स बनते हैं बेटा, सर्वे मैप्स बनते हैं, जोग्राफिकल मैप्स जो बनते हैं बेटा, टेरेन की जो मैप्स बनते हैं, इसमें बेसिकली आपने सुना होगा रेड्यूस लेवल सर्वेइंग पढ़ी होगी बेटा आपने, जिसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, फ्लाइंग लेवलिंग, बहुत अलग अलग टाइप की लेवलिंग पढ़े थे हमने बेटा। ऑल्दो वो यूज़ नहीं होते हैं, बट उसी प्रकार की लेवलिंग करी जाती है ताकि मैप्स बनाए जाएं जिससे बेटर प्लानिंग फॉर सिटीज़ हो सके। तो वो सर्वे ऑफ इंडिया करती है बेटा। अब बेटा पे स्ट्रक्चर अधिकतर सबका सेम ही होता है बेटा, एक होता है आपका बेसिक पे, प्लस बेटा उसमें मिलता है आपको डीए, प्लस बेटा उसमें मिलता है आपको एचआरए। एचआरए प्रेजेंटली है 10, 20 एंड 30% ऑफ योर बेसिक पे, ठीक है बेटा, जो आपके कैटेगरी ऑफ सिटी के हिसाब से होता है बेटा। बेसिक पे, डीए एंड एचआरए, इसके ऊपर मिलता है बेटा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा होता है आपका 3600 या 7200 प्लस उसके ऊपर डीए, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ सिटी यू आर इन, ठीक है बेटा। फैसिलिटीज़ मैंने जैसे आपको बताया बेटा, गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ के में आपको एकोमोडेशन मिलता है बेटा और आपको उसके साथ हेल्थ सर्विस मिलती है बेटा, दैट इज CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। पर्क्स बेटा आपका लैपटॉप, मोबाइल, ये आपके कुछ पर्क्स हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलता है। करियर ग्रोथ बेटा इट्स हाईली डिपेंडेंट अपॉन सर्विस, जैसे आईआरएमएस आपका चीफ तक आप पहुंच जाएंगे 18 to 20 ईयर्स में। CPWD या मॉर्थ में बेटा आपको रफली अबाउट 22 to 28 ईयर्स आपको लग सकते हैं बेटा, बट उसी हिसाब से बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अधिक ज़्यादा होती है आईआरएमएस में इन कंपैरिजन टू CPWD या मॉर्थ। आईडीएससी में बेटा ये सेम चीज़ अबाउट 28 to 32 ईयर्स लगता है आपको चीफ तक पहुँचने। तो बेटा ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं
बाकी जब आपका सिलेक्शन होगा तो इट्स योर ड्यूटी कि आप करियर ग्रोथ के बारे में पहले ही पता कर लें। और करियर ग्रोथ का मैंने पहले ही बताया था बेटा, इट हाईली डिपेंड्स अपॉन रिक्रूटमेंट रूल, मतलब हर हर लेवल पे आपका कितने पोस्ट है, दैट हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग अपॉन योर करियर ग्रोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बेटा आपको समझना है कि करियर ग्रोथ, पर्क्स, पे स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, ये सब आपको किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और पोस्टिंग लोकेशंस भी बेटा, पोस्टिंग लोकेशंस जैसे बेटा अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है, सिटी लाइफ के लिए बेटा CES या CS रोड इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, या CWC। इसमें आपको सिटी लाइफ मिलेगी, दिल्ली के पास रहेंगे या उसके कैपिटल सिटीज़ में रहेंगे, तो इसके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। अगर आपका मेन पर्पस है करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ, पावर, रिकॉग्निशन, तो इट इज़ बेस्ट इन IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पोस्टिंग लोकेशंस में बेटा अगर आप पोस्टिंग लोकेशंस की से बहुत एंशियस हैं तो BRO, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट बेटा, जितना टफ टेरेन में काम BRO करती है उतना टफ टेरेन में शायद ही कोई डिपार्टमेंट अभी कर रही है, बट उनका पोस्टिंग लोकेशंस आपके थोड़े से रिमोट हो जाते हैं, तो दैट कैन बी वन थिंग विच कैन बॉदर यू। तो ये बेटा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो करियर ग्रोथ के हिसाब से मैंने आपको बताया बेस्ट कौन सा है, पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट है वो मैंने बताया बेटा, और एक्सपोजर आप पे डिपेंड करता है बेटा। आपको रेल प्रोजेक्ट्स पसंद है तो ऑब्वियसली इट्स IRMS, रोड्स पसंद है तो ऑब्वियसली इट्स CS रोड, बिल्डिंग्स पसंद है बेटा तो ऑब्वियसली इट्स CPWD। ठीक है बेटा, अगर आपको डैम्स पसंद है बेटा तो ऑब्वियसली इट इज़ CWC। अगर आपको सर्वेइंग, प्लानिंग ये पसंद है तो बेटा ऑब्वियसली सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपको एजुकेशन से जुड़ा रहना है बेटा, एजुकेशन से, तो बेटा देयर इज वन मोर सर्विस दैट इज स्किल डेवलपमेंट सर्विस बेटा, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। वैकेंसीज कम होती है बेटा, बट आई थॉट कि आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस भी एक सर्विस होती है जिसमें आप डिप्लोमा या ITIs के साथ उनका डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। उसका बेटा अगर आपको डिफेंस एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है तो ऑब्वियसली IDSC, जिस सर्विस में मैं खुद हूँ, इज़ अ वेरी गुड सर्विस अगर आपको डिफेंस एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है। तो बेटा ये आपके ओवरव्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, उनका एंट्रेंस कैसे होता है, किसके अंडर होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, पे स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने इस वाले स्लाइड में डिस्कस किया। तो आई होप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया है। उसके बाद बेटा एक होता है TGC, आप लोगों ने कम सुना होगा, इट्स अ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो बीटेक के पास आउट्स जो होते हैं उनके लिए होता है। एज लिमिट 27 है बेटा। इसमें बेसिकली आपके परसेंटेज के हिसाब से, जो आप बीटेक में फाइनल जो परसेंटेज आपको मिलता है उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है बेटा। TGC बेटा सारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए होता है बेटा, बट ज़्यादा इसमें वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की आती है बेटा। हर साल होता है TGC। इसमें इंडियन आर्मी के थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5 डे सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेटा, जहाँ पर जो सिलेक्ट होते हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है बेटा बिफोर बीइंग इंडक्टेड एज अ लेफ्टिनेंट बेटा। लेफ्टिनेंट आपका फर्स्ट पोस्ट होता है बेटा विच इज़ level 10 and you grow up to becoming lieutenant general, that is level 17। ये बेटा हमारे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग चीफ और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के बराबर होते हैं बेटा। इसमें आपका काम सिविल इंजीनियरिंग का ही होता है बेटा। इसमें आपके 3 विंग्स होते हैं बेटा। कोर ऑफ इंजीनियर में आप कोर ऑफ इंजीनियर में भर्ती होते हैं बेटा। कोर ऑफ इंजीनियर जो कि
आर्मी का एक कोर है। कोर बेसिकली बेटा क्या होता है, आर्मी में बहुत सारे कोर्स हैं। कोर्स मतलब बेटा जो कि स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं। कोर ऑफ सिग्नल जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो ऐसे ही बेटा आप कोर ऑफ इंजीनियर में भर्ती होते हैं बेटा, उसके थ्रू आप ग्रेफ में आ सकते हैं। ग्रेफ क्या है बेटा, ग्रेफ है बेटा आपका बीआरओ। बेसिकली आपका ग्रेफ जो है वो होता है बीआरओ। बीआरओ जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, इसमें आप बीआरओ में डेपुटेशन में जाते हैं बेटा। एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें मैं अभी हूँ बेटा, इसमें भी कोर ऑफ इंजीनियर के आर्मी ऑफिसर्स डेपुटेशन में आते हैं बेटा। तो कोर ऑफ इंजीनियर में तो काम करते ही हैं आप, बट आप करियर का 20 to 25% बीआरओ में या एमईएस के डेपुटेशन में भी गुजरता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस बेटा, जिसमें आपको आर्मी में भी काम करने को मिलता है और सिविल डिपार्टमेंट में भी काम करने को मिलता है। तो इट्स अ वेरी गुड सर्विस, जिसमें आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है बेटा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और करियर ग्रोथ वन ऑफ द बेस्ट बेटा। लेवल 10 से लेके लेवल 15 तक तो ऑलमोस्ट आप पहुंच ही जाते हैं। लेवल 15 इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल। अगर आप यंग एज में घुसते हैं तो यहाँ तक तो आप पहुंच ही सकते हैं। पे स्ट्रक्चर बेटा मोर और लेस लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बट एडिशनली इनको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है बेटा। बाकी जब वो ग्रेफ में या बीआरओ में या एमईएस में आते हैं बेटा, तो एडिशनल फैसिलिटीज़ या एडिशनल अलाउंस मिलते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन देयर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स। फैसिलिटीज़ बेटा, एकोमोडेशन मिलता है बेटा, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी नॉट सीजीएचएस बट इज ईसीएचएस। ये कैशलेस सर्विस है बेटा, कैशलेस सर्विस है, ना कि रिइंबर्समेंट वाला जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है बेटा। पर्क्स में बेटा आपको वही लैपटॉप का अलाउंस, मोबाइल का अलाउंस, हर चीज़ आपको यहाँ भी मिलती है। करियर ग्रोथ मैंने बताया बेटा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। बट बेटा आर्मी में यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड और एल्स आप कर्नल रैंक पे भी एंड कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली लेवल 13 विच इज़ इक्विवेलेंट टू एसई। तो बेटा ये होता है आपका टीजीसी। तो एंट्री कैसे होती है मैंने बताया बेटा आपको। टीजीसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपके परसेंटेज के हिसाब से होता है बेटा। परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एसएसपी होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है बेटा आईएमए में, एंड देन यू आर इंडक्टेड इनटू कोर ऑफ इंजीनियर्स बेटा। तो ये आपका टीजीसी है, विच इज़ वन मोर ऑप्शन विच यू हैव आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक बेटा। नाउ बेटा एक और कैटेगरी आता है, दैट इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कहाँ बेटा, इसरो में या बार में। इसरो का बेटा सेल्फ एग्ज़ाम होता है हर साल बेटा। साइंटिस्ट सी या साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें इसरो खुद एग्ज़ाम कराती है। शॉर्ट लिस्टिंग होता है बेटा, एग्ज़ाम होता है और उसके बाद बेटा इंटरव्यू होता है। सेम फॉर बार्क बेटा, बार्क का खुद का एग्ज़ाम भी होता है बेटा और ये गेट के थ्रू भी लेते हैं। दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका बेटा इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन। दोनों में बेटा इसरो में आप सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, उनके टाउनशिप्स को मेंटेन करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है उनके टाउनशिप्स का। टाउनशिप मतलब उनकी बिल्डिंग्स बेटा। बार्क में भी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, बट बार्क में थोड़ा आपका जो वर्क है थोड़ा न्यूक्लियर नेचर का भी है। जैसे उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो उनमें भी आपका काम रहता है। बार्क जैसा ही बेटा एक और है NPCIL, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें आपका बार्क जैसा ही काम होता है, बट इसकी एंट्री बेटा आपका गेट के थ्रू होती है। इसमें भी आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका न्यूक्लियर रिलेटेड काम होता है, तो थोड़ा स्पेशलाइज नेचर ऑफ वर्क वहाँ पे है। ये दोनों ही बेटा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, आपके गेट के थ्रू भी होता है। बहुत साइंटिस्ट का आपका यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से भी होता है बेटा। एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा। उसमें आपका साइंटिस्ट का जो पोजीशन है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ यूपीएससी के थ्रू होता है बेटा। गेट के थ्रू मैंने बताया बेटा, पार्क में गेट के थ्रू होता है और इस तरह खुद के एग्जाम होते हैं। पे स्ट्रक्चर बेटा मोर और लेस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसा होता है। एडिशनली इनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, खुद के इनके टाउनशिप्स होते हैं बेटा,
खुद की कॉलोनीज होते हैं, तो ऑब्वियसली रहने का, खाने का और लिव करने का जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छे होते हैं पार्क या इसरो का। पर्क्स बेटा आपका वही सेम, आपका लैपटॉप का और मोबाइल का आपको पर्क्स मिलते हैं, बट दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन योर पोजीशन, आप किस लेवल पे हैं, आप ए डबल लेवल पे हैं या एसी लेवल पे है, उस हिसाब से आपका लैपटॉप और मोबाइल का अलाउंस होता है। करियर ग्रोथ बेटा पार्क में या चाहे एन हो, इसमें आपका करियर ग्रोथ एक लेवल के बाद एग्ज़ाम डिपेंडेंट हो जाता है बेटा। यू हैव टू प्रूव योर नॉलेज, उसके बाद आपका करियर ग्रो करता है आगे। तो नॉट लाइक प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे कुछ साल बाद आपका प्रमोशन हो ही जाना है। साइंटिस्ट वाले डिपार्टमेंट्स में आपका प्रमोशन हाईली एग्ज़ाम डिपेंडेंट हो जाता है। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ऑलवेज डेवलप योर नॉलेज विद द करेंट टाइम्स सो दैट आपका प्रमोशन होता रहे। तो बेटा ये एक और आपका ऑप्शन था जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, इसरो या पार्क में एज अ साइंटिस्ट। ये कहाँ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं बेटा, एंट्रेंस कहाँ से होता है, पे स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, वर्क्स, करियर ग्रोथ कैसा होता है मैंने आपको बताया। बस आपकी फैसिलिटीज़ थोड़े बेटर होते हैं बेटा, क्योंकि आपको एक टाउनशिप में रहने का, एक कॉलोनी में रहने का अवसर मिलता है, जस्ट लाइक रेलवेज। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। करियर ग्रोथ बेटा आपका जो कि साइंटिस्ट की पोजीशन है बेटा, तो ऑब्वियसली योर करियर ग्रोथ इज हाईली एग्जाम डिपेंडेंट, तो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज, योर स्किल सेट्स विद टाइम बेटा। देन लास्टली विल स्पीक अबाउट लेक्चरर। अब लेक्चरर बेटा कहाँ पे, आपके पॉलिटेक्निक्स में, जहाँ पे आप जैसे बच्चे बेटा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे उन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर का रिक्रूटमेंट। अब बेटा लेक्चरर जनरली आपका 90% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं बेटा। पॉलिटेक्निक्स 90% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं। ये खुद के स्टेट के एग्ज़ाम कराते हैं बेटा, उसके थ्रू पॉलिटेक्निक में लेक्चरर का सिलेक्शन करते हैं। यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होते हैं बेटा, जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर जो पॉलिटेक्निक्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं सीधा, इसलिए उनके यहाँ जो पॉलिटेक्निक्स हैं दे आर डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए वहाँ पर जो लेक्चरर्स का सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से होता है बेटा। कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी गेट के थ्रू भी लेक्चरर की भर्ती करते हैं, बट मोर देन 90% का जो भर्ती होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेक्चरर के एग्ज़ाम के थ्रू ही होती है। जैसे बेटा रिसेंटली हरियाणा ने कराया था, यूपी ने कराया था, उत्तराखंड ने कराया था। रिसेंटली बेटा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, इवन राजस्थान ने कराया था बेटा, और एमपी ने भी कराया था। तो रिसेंटली इन 5 स्टेट्स ने अपना लेक्चरर की भर्ती कराई थी। पे स्ट्रक्चर बेटा ऑलमोस्ट इट्स इक्विवेलेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट ए। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपके असिस्टेंट इंजीनियर लगते हैं, उनका जो पे लेवल होता है दैट इज 56,100 शुरू करते हैं। उसके साथ आपको डीए, एचआरए, टीए, दीज आर सब्जेक्टिव, डीए तो मिलता ही है, एनपीएस भी रहता है। तो ये सब जो आपके पे स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कई केसेस में, एई के इक्विवेलेंट होते हैं। आजकल बेटा आपके एआईसीटी के न्यू रूल्स के हिसाब से कुछ स्टेट्स एमटेक भी मांगने लगे हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा वाला जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमटेक की भी रिक्वायरमेंट थी, तो एमटेक भी कुछ केसेस में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए बेटा आई विल सजेस्ट कि बेटा अगर बीटेक के बाद अगर तुरंत आपकी जॉब नहीं लगती है किसी भी इन 7 केसेस में से किसी में भी, तो आई विल रेकमेंड कि आप एमटेक भी शुरू कर दें। गेट के थ्रू किसी भी आईआईटी या एनआईटी या डीटीयू में आप एमटेक अपना स्टार्ट करें, एमटेक के साथ पढ़ाई भी करें, ताकि एमटेक कैन ऑल्सो ओपन दिस 7th अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बेटा अभी 2021 में बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, जहाँ पर उनने एमटेक भी मांगा था। तो दैट कैन बिकम योर 8th ऑप्शन बेटा। अभी तक हमने 7 ऑप्शन की बात करी, जिसमें 7th एंड 8th ऑप्शन will open for you
if you also do MTech. So I will recommend बेटा, अगर पिछले 6 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका बीटेक के बाद नहीं हो पाता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप एमटेक को शुरू करें, गेट के थ्रू आईआईटी, एनआईटी या डीटीयू में एडमिशन लें और प्रिपरेशन करें, ताकि अगर आपका एमटेक भी हो जाए तो अलॉन्ग विद these 6 options, 7th and 8th option shall also open for you. तो इसलिए बेटा आपको जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बोले हैं, उन ऑप्शंस का आपको ध्यान रखना है बेटा. यू शुड रिसर्च ऑन देम, गिव एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल, सो दैट इन 8 में से या इन 7 में से जो भी ऑप्शन आपको मिले, आप उस ऑप्शन को दोनों हाथ से लें बेटा. उसके बाद अगर आपको वो ऑप्शन सही नहीं लगता है, बहुत लोगों के लिए बेटा पीएसयू फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बेटा पीएसयू सेकंड ऑप्शन हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट कि आप पीएसयू को सिलेक्ट कर रहे हैं और पीएसयू को नहीं ले रहे हैं. आप पीएसयू को पक्का लीजिए बेटा एंड गो अहेड फॉर अटेनिंग योर फर्स्ट ऑप्शन. अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन है पीएसयू, वेल एंड गुड बेटा, गेट सेटल्ड, बी हैप्पी. बट इफ इट्स योर सेकंड ऑप्शन, देन you should always seek this opportunity and use this opportunity to give your best effort for getting the first option as well. तो बेटा ये कुछ आपके अपॉर्चुनिटीज़ थे जो मैंने बताया. अब बेटा लेक्चरर में एक पॉइंट रह गया मेरा, करियर ग्रोथ. अब करियर ग्रोथ बेटा, लेक्चरर का हाईएस्ट पोजीशन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल का, विच इज़ इक्विवेलेंट टू चीफ या एसई डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. कुछ स्टेट में बेटा प्रिंसिपल लेवल 14 का है और कुछ स्टेट में बेटा प्रिंसिपल लेवल 13A का है. ठीक है बेटा. तो 13A बेटा आपका एसई के लेवल का होता है और 14 आपका चीफ के लेवल का होता है. तो करियर ग्रोथ भी बेटा आपका जनरली लेक्चरर में अगर वैकेंसीज अच्छी रही तो 20 to 25 ईयर्स में आप प्रिंसिपल लेवल तक तो पहुंच सकते हैं. तो करियर ग्रोथ लेक्चरर इज़ वेरी गुड बेटा. अगर आपको एजुकेशन या पढ़ाना अच्छा लगता है तो लेक्चरर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो बेटा हमने अभी तक 6 ऑप्शंस की बात करी बेटा. तो नाउ 6 ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन अपने लिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा लगे वो ऑप्शन आप परस्यू करिए. बट मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा बेटा कि 6 ऑप्शन या 7 ऑप्शन में से किसी एक पर ही आप काम करें. नहीं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है आजकल एग्ज़ाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं. तो आई विल रिकमेंड बेटा कि 6 के 6 ऑप्शंस या 7 के 7 ऑप्शंस में आप एक साथ काम करें. गिव एटलीस्ट 8 to 10 गवर्नमेंट एग्जाम्स इन अ ईयर, ताकि इन 7 ऑप्शन में से हर ऑप्शन, सब ऑप्शन बढ़िया है बेटा. एवरी ऑप्शन इज़ गुड, दे हैव गुड करियर ग्रोथ, दे हैव गुड रिकग्निशन, जॉब सिक्योरिटी है. इनमें से जो ऑप्शन आपको मिल पाए वो ऑप्शन लीजिए बेटा. एंड इफ यू डोंट लाइक दैट ऑप्शन, यू कैन वर्क फॉर अनदर ऑप्शन while being there on that option itself. तो इसलिए बेटा आई विल रिकमेंड बेटा कोई भी ऑप्शन बुरा नहीं है, हर ऑप्शन बढ़िया है. एंड आई विल टेल कि बेटा आप हर ऑप्शन पे काम करें, हर ऑप्शन का एग्ज़ाम दें, हर साल एटलीस्ट 8 to 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दें, ताकि जिसमें भी आपका होता है यू कैन सेटल इन, यू कैन गेट फाइनेंशियली स्टेबल, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं. बेटा हम बीटेक या कोई भी कोर्स क्यों करते हैं? ताकि वी बिकम फाइनेंशियली स्टेबल, वी कैन सपोर्ट आवर फैमिली, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं. एंड बेटा ये सातों का सातों ऑप्शन आपको वो फ्रीडम, आपको उतना कैपेबल बनाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई विल टेल कि किसी एक ऑप्शन पे फिक्सेट नहीं होना है, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, हर एग्ज़ाम देना है. यस, मेहनत लगेगी, आपको एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा इसके साथ. बट यू डोंट वांट टू गिव अप. इन 7 ऑप्शन में से जो ऑप्शन मिल जाए, हर ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है अपने में. खुद की प्रेफरेंस हो सकती है, हो सकता है आपके लिए चौथा ऑप्शन बेस्ट हो, तो आप अगर थर्ड या सेकंड या फर्स्ट या जिस भी ऑप्शन में हो तो उस ऑप्शन में रह के आप फोर्थ के लिए काम करें. या फिर आपका टारगेट हो सकता है 5th ऑप्शन, तो किसी भी ऑप्शन में रह के आप 5th ऑप्शन के लिए काम करें, तो वो भी होता है. अब बेटा इफ़ यू डोंट गेट एनी ऑप्शन ऑफ दिस, तो एमटेक इज़ मैंडेटरी, एमटेक करना ही करना है.
ताकि एक एट्थ ऑप्शन जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो भी आपके लिए ओपन हो जाए। और एमटेक करते करते बेटा आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो एनहेंस होने वाली है और आपको बहुत टाइम भी मिलेगा एंड यू ऑल्सो विल नॉट गेट बोर्ड इन योर प्रिपरेशन। तो ये था बेटा, दिस वॉज दी माई पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज टू गाइड यू अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ future aspects or opportunities you can get after completing your BTech। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई होप ये वीडियो आपके माइंड में रहेगा और ये चेकलिस्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि किसी भी जॉब को अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो किसी भी एक ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या चेकलिस्ट रन होनी चाहिए। तो थैंक यू बेटा, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, आप लोग को पता ही है, आप लोग जुड़े जुड़े हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब लिंक आपके पास है ही, पूसा सिविल इंजीनियरिंग, फॉलो करते रहिए बेटा। पता है मेरे को हमारे वीडियोस बहुत टाइम बाद आते हैं, सालों बाद आते हैं, बट आई मेक श्योर कि जो भी चीज़ें अपने लाइफ में मैं गो थ्रू करता हूँ अपनी प्रिपरेशन में, उन चीज़ों को आपसे शेयर करूँ ताकि कहीं ना कहीं आपका करियर भी अच्छा हो, आप भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने फैमिली को अच्छे सपोर्ट करें। चलिए बेटा, यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करिए एंड आई होप यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन योर लाइफ एंड डू वेल। थैंक यू सो मच बेटा, गुड बाय।